हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, द वर्ल्ड फ्रॉम 1890s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब 1890 से लेकर के बेसिकली बात जो कही जा रही है 1914 तक यूरोप की स्थिति। पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यूरोप की क्या स्थिति थी, यूएस और जापान किस तरह से उभर करके सामने आ रहा था, एशिया इस पर एशियाटिक पावर, इस तरह की बातें करने लगे थे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध तक जो है किस प्रकार से यूरोप की हेजेमनी जो है बरकरार रही। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध आते आते जो है यूरोप की हेजेमनी को भी चैलेंज मिलना शुरू हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे यूरोपियन हेजेमनी की। यूरोप डोमिनेटेड द वर्ल्ड फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी के आखिरी दशक से और 1914 तक यूरोप का हेजेमनी जो है बल्ले बल्ले रहा। ठीक है, यूरोप का दबदबा जो है 19वीं सदी के आखिरी दशक से 1914 तक पूरी दुनिया में जो है यूरोप का दबदबा रहा। ठीक है, नई ताकतों का भी उदय हुआ, जैसे कि आपका यूएसए और ये जो आपका जापान है, इस तरह के देश जो हैं उभर करके सामने आने लगे, नई ताकतों के रूप में जो है आने लगे, इमर्ज हुए, इमर्ज्ड एज अ मेजर पावर विद द कॉलोनीज। नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड बिगन टू टेक प्लेस। अब देखिए यूरोप की मुश्किलें शुरू होंगी। जितने देशों में इनके द्वारा जो कॉलोनीज बना करके रखी गई थी, कॉलोनीज, ठीक है, अपना जो एक बसावट जो इसकी द्वारा शुरू की गई थी, मतलब ये जो गुलाम बना कर रखे थे बेसिकली, वहाँ भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है शुरू हो गए। अब साथ ही साथ राइवलरीज, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आपको पता ही है कि वास्को ये पोर्चुगीज़ को किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने साइड किया। ठीक है, 1746 तक आते आते किस प्रकार से ब्रिटिश ने फ्रांस को जो है अलग थलग किया। ठीक है, डच, डेंस, तो सबके साथ राइवलरीज की बनती रही। तो अब यूरोप के लिए, यूरोप में खास करके ब्रिटेन के लिए बहुत सारी चुनौतियां जो है उभर करके सामने आने लगी। एक तो ये मेजर पावर उभर कर आ रहे हैं यूएसए और जापान। ठीक है, दूसरा ये कि नेशनलिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, जहाँ जहाँ इसके द्वारा इम्पीरियल अपना सत्ता जमाए हुए ये लोग बैठे थे, गुलाम किए हुए बैठे थे। और तीसरा कि आपस की ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और साथ ही साथ चौथा ये रहा कि यहाँ की राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य भी बदलने लगे। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रही थी, अब यहाँ से सोशलिज्म का दौर भी शुरू हो गया। ठीक है, तो यूरोप के कुछ भाग जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के वजह से ये लोग बल्ले बल्ले थे, बड़े ही विकसित हो गए थे। लेकिन उसका क्या, जो आज भी कृषिगत, मतलब कृषि पर डिपेंड थे। ठीक है, कृषि पर डिपेंड थे, खास करके जो आपका पोलैंड सब वाला साइड था। ठीक है, तो वो उन सभी जगहों पर जो है किस प्रकार से समस्याएं जो हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैप जो यहाँ पर लगाए हैं, इसी मैप के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैप देखिए अपोजिट में आ गया है। ठीक है, मैप को मुझे क्या करना चाहिए था, मैप को मुझे घुमा ही लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलिए हम लोग चर्चा करते चलेंगे। बातचीत जो भी जहाँ दिखानी होंगी ऐसे उल्टे में ही दिखा देंगे, क्योंकि अभी यदि सो ख़त्म करते हैं तो बार बार कितना ख़त्म और वो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है बेसिकली बातचीत जो पहला चैप्टर में किया गया है, 1890 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या स्थिति रही। तो यूरोप का दबदबा जो है 19वीं सदी के आखिरी दशक से लेकर के 1914 तक पूरी दुनिया पर यूरोप का दबदबा रहा। नए ताकत के रूप में जापान और ये यूएस भी उभर करके आए। अब अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां भी मिलनी शुरू हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर भी यहाँ शुरू हो गए। उपनिवेश, मतलब जो इनके कॉलोनीज थे, उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन भी शुरू हो चुके थे। खुद यूरोपीय देशों के भीतर मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। और क्रांतिकारी में भी दो तरह के लोग थे, एक थे कि ग्रेजुअल रिफॉर्म के साथ हम लोग चलेंगे, और एक थे सीधे सीधे रेडिकल, मरो और मारो।
ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अब देखेंगे, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, ठीक है, इंपेरियलिस्ट राइवलरीज जो रही, यूरोपियन देशों के बीच जो है, मतलब जो आपस में जो उपनिवेश बना करके जो कब्जा के जो होड़ मची थी इन लोगों के अंदर, उनके बीच जो है राइवलरीज शुरू हो गई, प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गई, ठीक है, आपसी टकराव होने शुरू हो गए। यूरोपीय मामलों को लेकर के विभिन्न यूरोपीय राज्यों के बीच बढ़ते, लेकिन ये लोग देखिए, ये लोग बड़े ही होशियार थे, ये लोग बड़े ही होशियार थे कि ये लोग समझौता ही कर लेते थे, गुप्त संधि वगैरह करके ये लोग बचते रहते थे। तो यूरोपीय राज्यों के बीच बढ़ते संघर्ष और प्रतिद्वंदिता ही अंततः प्रथम विश्व युद्ध, मतलब ये राइवलरी जो है, यही कारण रहा कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1925 कोई बोल रहा है, हम 2000 बोल रहे हैं, मतलब 1914 में ये शुरू हुआ, ठीक है। 1914 के वर्ल्ड वॉर इसी वजह से शुरू हुए। 4-5 फैक्टर आपको बताए, एक तो अंदरूनी और बाहरी मेजर पावर उभर रहे थे, साथ ही साथ राजनीतिक परिवेश जो है, सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था, और जो चौथा फैक्टर है कि जितने भी कॉलोनीज थे, उपनिवेश इन लोगों के द्वारा बना करके रखा गया था, देशों को गुलाम बनाकर जो रखा गया था, वहाँ भी राष्ट्रवादी आंदोलन व्यापक तौर पर जो है शुरू हो गए। अब चलेंगे, सबकी स्थिति देखेंगे। एशिया में उपनिवेशवाद देखेंगे, मैप ही निकाल लेते हैं। ये एशिया में जो है उपनिवेश देखेंगे, तो ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिशर्स का शासन जो रहा, ब्रिटिश का, ये तो इंडिया में रहा ही, इंडिया में रहा, मलाया पेनिनसुला में रहा, जो कि मलेशिया आज की डेट में है, ठीक है, और श्रीलंका में रहा, बर्मा जो कि आज म्यांमार हो गया है, इधर उनके प्रधानमंत्री भी आए थे, जुंटा गवर्नमेंट जो है, मिलिट्री आर्मी का ही ये गवर्नमेंट बना है, खैर कोई भी हो, लेकिन हम लोग अब सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे भाई। और उनके प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी गया है कि हम भारत के खिलाफ होने वाले कोई भी गतिविधि के लिए अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चलिए, हम लोग वर्ल्ड वॉर का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर देखिए फ्रांस का जो कंट्रोल रहा, फ्रांस और डच का शासन, डच और फ्रांस का शासन जो रहा, तो फ्रांसीसी इंडो चाइना पर फ्रांस, और इंडोनेशिया पर जो है, इंडोनेशिया मसाला के लिए काफ़ी चर्चित ये आइलैंड था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो है आपका डच का रहा संप्रभुत्व, कब्जा। अब देखेंगे चीन की क्या स्थिति रही। चीन की भी स्थिति जो है, चीन पर देखा जाए तो किसी भी देश का जो है सीधा सीधा शासन नहीं था, बल्कि वह अलग अलग साम्राज्यवादी ताकतों जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे अलग अलग के, वो बने हुए थे, ठीक है। और इसी बीच क्या हो गया, बॉक्सर रेबेलियन हो गया। बॉक्सर रेबेलियन यदि नहीं पढ़े हैं तो हिस्ट्री ऑफ चाइना जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ हमने कवर करवाया है तो उसका जो है आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चीन की स्थिति देखेंगे, स्टेटस ऑफ चाइना एट दैट टाइम, स्टेटस ऑफ चाइना सफ़ेद पे ले आते तो वही बेटर होता है इस मैप से। हमें मैप को टर्न करना मतलब नहीं देखे, टर्न कर नहीं किए, ठीक है, इस वजह से जो है परेशानी हो रही है। तो चाइना की स्थिति मैंने बताया है कि अलग अलग जो देश थे, अलग अलग जो इम्पीरियल पावर थे, उसके इन्फ्लुएंस जो है इस चाइना पर था। जापान भी देखेंगे कितना होशियार है, ये फार्मोसा आइलैंड पर ये कब्जा कर लेंगे 1910 में। ये सारा कुछ जानकारी जो है वो दिया गया है। फार्मोसा पर देखिए, जापान जो है 1895, बीजिंग पर जो है 1910 में जो है कब्जा किया जाता है। अलग अलग इसको तो चाइना को पूरा इंटरनेशनल कॉलोनीज बना दिया गया था। बहुत सारे लोग जो है, यूएस की आर्मी, रशियन आर्मी, जापानीज़ आर्मी, जर्मन आर्मी, सब लोग मिल करके इससे बीजिंग पर कब्जा कर लिए थे 1910 में, ठीक है। और यहाँ देखिए 1885 में फार्मोसा आइलैंड जापान कब्जा कर लिया था। जापान भी बड़ा पावरफुल था, वो कहता था एशिया इज फॉर एशियाटिक पावर। तो हम लोग बेसिकली आज पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि 60 पेज है, 60-61 पेजेज हैं हमारे इसमें फर्स्ट चैप्टर में।
तो मे बी 25 से 28 तक हम लोग 28 पेज तक जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो रहेगा वो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन समरी यदि देखा जाए 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में एशिया, अफ्रीका और वैश्विक स्तर पर यूरोपीय और जापानी साम्राज्यवादियों का विस्तार हो रहा था। इम्पेरियलिस्ट एक्सपेंशन जो है हो रहा था। अब एशिया में साम्राज्यवादी प्रभाव और जापान का उदय, तो इमर्जेंस ऑफ जापान एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म इन एशिया, ठीक है। चीन और ईरान का विभाजन, तो चीन के विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, जो कि मैंने बताया 1899 और 1900 के बीच हुआ था, बॉक्सर रेबेलियन, ठीक है। तो इसके वजह से जो है चीन जो है विभाजित होने से बच गया, ठीक है। इस रेबेलियन होने की वजह से, ये बॉक्सर रेबेलियन होने की वजह से, बॉक्सर विद्रोह होने की वजह से जो है चीन का विभाजन होने से जो है भाई साहब बच गया। चीन के विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह को एक संयुक्त वैश्विक सेना, अंग्रेज, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी और अमेरिकी, ये सारे लोग मिलकर के क्या किया, तो दबा दिया और बीजिंग पर जो है कब्जा कर लिया। लेकिन इससे चीन का बंटवारा रुक गया। वहीं 1907 में ईरान को 3 प्रभाव क्षेत्रों में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ईरान को जो है, ईरान पर भी अलग अलग प्रभाव जो है यहाँ आ गए। ईरान आपका देख लेते हैं, ये रहा ईरान, और नॉर्थ वेस्ट ईरान में जो है ये आपका ईरान रहा, और नॉर्थ वेस्ट ईरान में जो है रसिया का कब्जा, साउथ के क्षेत्र में ब्रिटेन का कब्जा, और ये जो है ये बफर बन गया बीच वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ईरान को जो है इन तीनों प्रभाव के क्षेत्रों में जो है बांटे गए, मतलब बट गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देश के प्रभाव, उत्तर पश्चिम में रूस का, जो कि मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट में, और दक्षिण में जो है ब्रिटेन का नियंत्रण था, और मध्य भाग जो कि बीच वाला भाग है उसको एक बफर जोन बना दिया गया। ब्रिटेन और रूस का दायरा, ठीक है। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर भी कब्जा किया। इधर आपका अफगानिस्तान है, थोड़ा मैप भी देखते रहिए, थोड़ा मैप भी देखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो यहाँ अफगानिस्तान है आपका, ठीक है, और ये तो जानते ही हैं क्या है। तो अफगानिस्तान पर जो है कब्जा किया गया, और मध्य एशिया पर जो है, सेंट्रल एशिया पर जो है, ये इस वाले क्षेत्र पर रूस का कब्जा रहा, रूसी साम्राज्य के अधीन आ गया। जापान जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस दौर में एशिया का एकमात्र स्वतंत्र और शक्तिशाली देश जो था वो जापान था। 1895 में जो है, यहाँ देखिए, फार्मोसा आइलैंड पर कब्जा किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1895 में फार्मोसा पर जो है कब्जा कर लिया, और मंचूरिया को लेकर भी युद्ध हुए, रूस को हरा दिया गया। मंचूरिया युद्ध भी हुआ और रूस को भी हरा दिया गया, और 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया गया। तो 1910 में जो है, यहाँ देखिए, 1910 में जो है कोरिया पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो उस समय शायद हम 1910 ये बोल दिए थे कि आप बीजिंग पर कब्जा गया था। नहीं, बीजिंग पर तो उससे पहले जो है कि अलग अलग जो है देश की जो आर्मी थी, जर्मन थी, रशियन थी, जापानीज थी, इन सभी ने तो कर ही लिया था बीजिंग पर कब्जा। और बॉक्सर रेबेलियन हुआ था, जिसके वजह से कि चीन जो है विभाजित होने से बच गया। शायद मैंने यदि 1910 यहाँ बता दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। कोरिया पर 1910 में जो है कब्जा किया गया जापान के द्वारा। अब अफ्रीका का भी बंटवारा हुआ, इधर रह गया आपका अफ्रीका, पूरा तो नहीं आया है, ये है अफ्रीका आपका, ठीक है। अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यह है मतले, मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, लिब्रिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट। इधर से जो है आपका रेड सी है, स्वेज कैनाल यहीं पर है इजिप्ट के पास। स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था, वो भी पढ़ेंगे हम लोग।
तो अफ्रीका का भी अब बंटवारा हुआ इन यूरोपियन देशों के बीच जो है। तो बेल्जियम के राजा जो थे लियोपोल्ड सेकेंड, लियो मतलब शेर होता है क्या, लियोपोल्ड जो थे ये सेकेंड वाले, लियोपोल्ड सेकेंड कौन थे, तो बेल्जियम के राजा थे जिसने 1900 मतलब जिसने कांगो को अपना निजी संपत्ति समझ लिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कांगो है डीआरसी अफ्रीका में, इसको लियोपोल्ड सेकेंड ने अपना बाप वाला संपत्ति समझ लिया। 1908 ईस्वी में फाइनली इसने क्या किया, बेल्जियम के गवर्नमेंट को ये सुपुर्द कर दिया। ठीक है। ब्रिटेन इसके साम्राज्य में मिस्र और सूडान, रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे, युगांडा, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, सेरालियोन, गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। तो ब्रिटेन का कब्जा इन सभी देशों पर था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इथोपिया और लिब्रिया को छोड़कर लगभग पूरा अफ्रीका जो है यूरोपियन ताकतों के बीच बट चुका था। लिब्रिया बोल दीजिए, लिब्रिया, किसी भी देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उनका खून खोल जाएगा। तो फिर समझ रहे हैं ना क्या होगा, शायद ये पेन जो है काम करे। चलिए, लिब्रिया जो है और इथोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ रहा है, और ये तो लिब्रिया ऊपर की तरफ आ रहा है अफ्रीका का, तो इसको छोड़ करके लगभग पूरे अफ्रीका में जो है इन लोगों का कब्जा हो गया। मैंने बताया कि बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड थे और लियोपोल्ड ने डीआरसी को अपने बाप का संपत्ति समझ लिया और 1908 ईस्वी में बेल्जियम के गवर्नमेंट को सौंप दिया। ठीक है। ब्रिटेन इसके साम्राज्य में मिस्र यानी इजिप्ट जहाँ सुएज कैनाल है, ठीक है, सूडान, रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे, युगांडा, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, सेरालियोन, गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। फ्रांस भी जो है इसने अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, ऊपर वाला सारा लिया भाई। और मोरक्को इसके तहत जो गुप्त संधि हुई, तो देखिएगा कि ब्रिटिश ने मोरक्को में बिना रोक टोक जो है फ्रांस को जो है अपना मनमानी करने के लिए छोड़ दिया, चलो भाई तुम करो। और इसके बदले में ब्रिटिश ने भी कुछ लिया, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, इस तरह की जो है इनकी चलती थी। क्विड प्रो क्यो। ठीक है। तो फ्रांस के बारे में बता दिया। अन्य देश के यदि बारे में बात करें तो जर्मनी, पूर्वी अफ्रीका, कैमरून, इटली, लिब्रिया पे तो किसी और का कब्जा था, लिब्रिया पर किसका कब्जा था, तो लिब्रिया पर जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, लिब्रिया पर जो है कब्जा, कहीं वीडियो कट ना जाए, बच गया। ये डार्क हो गया था ना स्क्रीन। हाँ, तो लिब्रिया के बारे में तो हमने ये बताया था ना कि लिब्रिया, कितना हम भूल जाते हैं, लिब्रिया और इथोपिया पे तो किसी का कब्जा ही नहीं हो पाया था। तो लीबिया पर जो है और सोमालीलैंड, वही जहाँ पैरेसी बहुत होता है, सोमालीलैंड, ठीक है, वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ ही है। पुर्तगाल यानी पोर्चुगीज, अंगोला, मोजाम्बिक और स्पेन ने भी कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तो अन्य देश की यदि बात करें तो जर्मन, पूर्वी अफ्रीका और कैमरून, इटली, लीबिया, सोमालीलैंड, मतलब इस पर जर्मनी का कब्जा था। पुर्तगाल ने भी किया कब्जा, जिसमें अंगोला और मोजाम्बिक आया, और स्पेन ने भी कई क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। इथोपिया की ऐतिहासिक जीत, इटली ने इथोपिया को भी जीतने की कोशिश की थी। इटली जो है वही मेलोडी वाला, इटली जो है क्या किया था, इथोपिया के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इसको पता ही नहीं था। ये फेमस युद्ध हुआ था अडोबा का युद्ध, ठीक है, अडोबा, ADOWA, ठीक है, आप किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अडोबा कहते हैं, अडोवा कहते हैं, क्या कहते हैं आप समझिए। तो 1896 में ये युद्ध हुआ था। इटली चाह रहा था क्या करें, किस पर कब्जा कर लें, ठीक है, तो इटली को हार का यहाँ सामना करना पड़ा था अडोबा के युद्ध में 1896 में। सबकी स्थिति देखते जाना है वर्ल्ड हिस्ट्री में।
वैश्विक दबदबा और आंकड़े, ग्लोबल डोमिनेंस जो रहा, तो इस कालखंड में यूरोपियन देश न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया पर राज कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसने ब्रिटेन की अपनी आबादी जो थी इसकी 4.5 करोड़ थी, मतलब 4.5 करोड़ इसकी अपनी आबादी थी, सोचिए। और ये राज कितने के ऊपर कर रहा था? ये 40 करोड़ आबादी वाले उपनिवेशों पर शासन कर रहे थे ये भाई साहब। और क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 2.3 करोड़ वर्ग 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। इसका 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 40 करोड़ लोगों पर ये 4.5 करोड़ वाली जनसंख्या आबादी वाला देश जो है राज कर रहा था। फ्रांसीसी साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं था। इसने भी, ये जो फ्रांसीसी था ये 3.9 करोड़ यानी 3 करोड़ 90 लाख इसकी खुद की आबादी थी और 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर यह कब्जा कर रहा किया था, ठीक है। और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उसमें रहते थे। तो 5 करोड़ लोगों पर इसके द्वारा शासन, तो 3 करोड़ 90 लाख जो है इसकी खुद की आबादी और ये कर रहा था शासन कितने पे? 5 करोड़ लोगों पर। और 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र था जिसको इसने हथियाया था, जिसको इसने हड़पा था। तो आर्थिक नियंत्रण के मामले में जो है यूरोप के 3 प्रमुख देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस अकेले मिलाकर 45% जो है व्यापार को नियंत्रित करते थे, ठीक है। अब 3 प्रतिद्वंदिता और युद्ध की स्थितियां, ठीक है। तीव्र प्रतिद्वंदिता, 3 नहीं, तीव्र मतलब फास्ट राइवलरीज एंड सिचुएशंस ऑफ वॉर। समाजवादी होड़, एशिया और अफ्रीका को जीतने की प्रक्रिया के दौरान यूरोपीय शक्तियों के बीच बहुत गहरी प्रतिद्वंदिता यानी कॉम्पिटिशंस और गंभीर टकराव देखने को मिले। तनावपूर्ण दावे, उपनिवेश जो कॉलोनीज थी पर मालिकाना हक जताने के लिए इन देशों के दावों के कारण अक्सर ऐसे हालात बन जाते जहां युद्ध होना लगभग तय माना जाता। लेकिन ये लोग थे बड़े चतुर चिंटू, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? गुप्त संधि वगैरह करके ये युद्ध को टाल देते थे, क्योंकि ये लोग बड़े ही होशियार थे, ठीक है ना। ये लोग अपना जो है खून नहीं बहाते थे। ये लोग खून किसका बहाते थे? दूसरे लोगों का। लेकिन बाद में ये लोग तो खुद लड़के मरेंगे, ठीक है। दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद भी एक दिन डूब जाता है। तो कॉन्फ्रेंस रूम जो है इसके द्वारा तैयार की गई थी समझौते और समाधान के लिए। इन तमाम यूरोपियन देशों के बीच जो है यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस रूम जो है उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे? ताकि जो है आपस की जो सारी परेशानी है, दुख है, उसको साझा करके उसको निपटारा किया जाए ताकि युद्ध ना हो, और कुछ ले दे करके मामला ये लोग रफा दफा करते थे, ठीक है। तो युद्ध टालना जो है, तो हैरान करने वाली बात ये थी कि इन गंभीर विवादों के बावजूद उस दौर में यूरोपीय ताकतों के बीच अधिकांश टकराव को युद्ध के मैदान में आने से पहले ही रोक दिया गया। तो ये लोग रूम में बैठकर, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके इन देशों के विवादित दावों और आपसी संघर्षों का ये लोग पर्सनल स्ट्रगल का जो है ये लोग क्या करते थे? तो हल निकालते थे, निपटारा कर लेते थे। और आमतौर पर यूरोप के कॉन्फ्रेंस रूम यानी सम्मेलन कक्षों में शांतिपूर्ण चर्चाओं के जरिए ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो क्विड प्रो क्यो ये एक टर्म है, इसको याद रख लीजिए अंग्रेजी का, जो कि एक हाथ दे और दूजा हाथ ले, ठीक है। तो बदले में कुछ देना, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों ने अपने क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए क्विड प्रो क्यो यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, समथिंग फॉर समथिंग का सिद्धांत अपनाया।
आपसी लेन देन, जब दो देशों के दावे आपस में टकराते तो वे आपस में बातचीत करते थे। ठीक है, तो वे लोग क्या करते थे, आपस में बातचीत करते थे और एक इलाके के बदले दूसरा इलाका छोड़ देते थे। उदाहरण के लिए आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस में जो ये लड़ाइयाँ हुई थी, तो इसने क्या किया, एक हाथ दे क्विड प्रो क्यो कर लिया। क्या किया, तो क्विड प्रो क्यो। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के गुप्त समझौते और मोरक्को संकट, मोरक्को क्राइसिस 1904 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता किया। इसके तहत ब्रिटेन को मिस्र में खुली छूट मिली, यानी इजिप्ट में, और फ्रांस को मोरक्को पर नियंत्रण का बिना किसी रोक टोक के अधिकार मिला। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, क्विड प्रो क्यो, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं जब आप विश्व इतिहास को पढ़ते हैं। उसके बाद जो है चर्चाएं आगे बढ़ती हैं और अब ये लोग क्या करने लगे, तो सैन्य प्रशिक्षण भी ये लोग आरंभ कर दिए। जाहिर सी बात है कि सबको एक दूसरे से खतरा हो रहा था। सारे लोग जो बलवान बनने की होड़ में थे, सारे लोगों को एक दूसरे से खतरा हो रहा था, यूरोपियन देशों को ही, और उन्हें लगता था कि पता नहीं कौन कब हमला कर दे। इस वजह से जो है कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण जो है, आर्म्ड कैंप, उस समय जो है यूरोप जो है छावनी में तब्दील हो गया था। सारे देश जो है अपने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने में जुट गए थे। तो आपसी समझौते होने के बावजूद भी अपने देश के नौसेनाओं को, यानी नेवी को विकसित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। अधिकांश यूरोपीय देश ने कॉन्स्क्रिप्शन, यानी अनिवार्य सैन्य सेवा प्रशिक्षण लागू कर दी, जिससे पूरा यूरोप एक हथियारबंद छावनी में जो है वो तब्दील हो गई। नौसैनिक प्रतिद्वंदिता, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, तो जर्मनी जो है नेवी को डेवलप करना, उसको मजबूत करना शुरू कर दिए। तो बदले में ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा मजबूत नौसेना बनाने का क्या किया, विरोध किया और इससे उकसावा मानना, क्योंकि ब्रिटेन सदियों से समुद्र पर राज करता आ रहा था। तो इसको ब्रिटेन ने कहा कि ये तुम हमें उकसा रहे हो। ठीक है, तो जर्मनी के कैसर विलियम II ने कहा, यह तर्क दिया, कैसर विलियम जो थे, कैंसर विलियम नहीं, कैसर विलियम, ठीक है, कैसर KAISER, कैसर विलियम II, इन्होंने जर्मनी ने तर्क दिया, जर्मनी के ये राजा थे, इन्होंने कहा कि भाई देख, जर्मन बेड़ा किसी के खिलाफ ना लड़ेगा, ना लड़तो, ठीक ना, और क्या करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा। यदि अपने साथ यदि कुछ हुआ तो फिर ये अपना जो है काम करना ये शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो है प्रोपेगेंडा जो है छिड़ना शुरू हो गया। युद्ध का महिमा मंडन और प्रोपेगेंडा जो है वो होना अब शुरू होगा। तो हथियारों की इस अंधी दौड़ में सारे लोग हथियार बना रहे थे, क्योंकि हर एक को खतरा था कि कौन को पीछे से चाकू घोंप दे। ठीक है, तो इसी वजह से हथियारों की जो अंधी दौड़ थी, हथियारों की जो लगातार जो संख्याओं में जो वृद्धि करना शुरू कर दिया गया, अलग अलग हथियार बननी शुरू हो गई, तो इससे लोगों के मन में एक बात तो बैठा ही दिया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो युद्ध की प्रशंसा, युद्ध के समर्थन में भी बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा प्रचार चलाया गया। युद्ध को एक सामान्य प्राकृतिक नियम, नेचुरल प्रिंसिपल जो है, नेचुरल रूल जो है, ये बताया गया। यहाँ तक कि एक गुण भी की तरह इसको पेश किया गया, मतलब युद्ध को एक वर्च्यू माना गया। अब इसमें कुछ विचारकों के भी तर्क रहे कि कुछ दार्शनिकों और राजनेताओं ने तो युद्ध को सृष्टि का दिव्य तत्व, यानी डिवाइन एलिमेंट तक बता दिया और प्रकृति की अनिवार्य शर्त, कंडीशंस फॉर प्रोग्रेस तक करार कर दिया। मतलब प्रगति करना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो है मनोदशा इन लोगों की हो गई थी। और चलेंगे यूरोप के आर्थिक और समाजवादी स्थिति। तो औद्योगिक बनाम कृषि
अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे औद्योगिक देशों के मुकाबले यूरोप का बाकी हिस्सा जो था काफ़ी पीछे था, जिसमें आइबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल, बाल्कन राज्य यानी अल्बानिया, सर्बिया और बुल्गारिया, ग्रीस और पूर्वी यूरोप के देश जो है अभी मुख्य रूप से गैर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं इनकी थी, और ये जो थे ये काफ़ी कमज़ोर थे क्योंकि इनकी जो व्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। रूस की स्थिति, रूस यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला और एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन वह मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। वह औद्योगिकरण अभी शुरू नहीं हुआ था और भी विदेशी निवेश पर वो लोग निर्भर रहते थे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, एफपीओ पर वो लोग निर्भर रहते थे। राष्ट्रीयता का अभाव और साम्राज्यों का कब्जा, तो नेशनलिज्म का भी अभाव देखना शुरू हो गया, मतलब देखने में। 30 मिनट हो गया दोस्तों, फिर भी आज कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो रूसी यानी बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड रूसी साम्राज्य के ही हिस्से थे। पोलैंड का विभाजन, पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कोई अस्तित्व इसका नहीं था और इसका एक हिस्सा रूस तो दूसरा हिस्सा ऑस्ट्रो हंगरियन। ऑस्ट्रो हंगरियन कौन थे? जो ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा मतलब राज कर रहे थे और हंगरी पर भी जो है राज कर रहे थे। तो इस साम्राज्य, और तीसरा हिस्सा जो है जर्मनी के नियंत्रण में था, वही पोलैंड। तो पोलैंड का विभाजन, तो पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कोई अस्तित्व में नहीं था। इसका एक हिस्सा रूस तो दूसरा हिस्सा ऑस्ट्रियो हंगरियन साम्राज्य और तीसरा जो है जर्मनी का इस पर नियंत्रण था। ऑस्ट्रियो हंगरियन साम्राज्य चेकोस्लोवाकिया और स्लाव लोगों के कई क्षेत्र जो बाद में यूगोस्लावाकिया का हिस्सा बने, ठीक है, इस साम्राज्य के अधीन थे। आयरलैंड सदियों से एक ब्रिटिश उपनिवेश जो है एक ब्रिटिश के कॉलोनी के रूप में बना हुआ था। राजनीतिक व्यवस्था में भी भिन्नता थी। तो कुछ यूरोप के देशों में रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक, हालांकि वे सभी पूरी तरह लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नहीं थे, जमहूरियत नहीं थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कुछ देशों में संवैधानिक राजतंत्र था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां राजा की शक्तियां अलग अलग देशों के हिसाब से तय थी। बाकी बचे हुए निरंकुश यानी ऑटोक्रेसी था, तानाशाही डिक्टेटरशिप के अधीन वो सारे देश थे। तो 3 तरह के देश की राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब 3 तरह के देश थे, जहाँ कहीं कहीं रिपब्लिक मिला तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो कहीं ऑटोक्रेसी, ठीक है। यूरोप के आंतरिक संघर्ष और ब्रिटेन की चुनौतियाँ, तो यूरोपीय मामलों पर विवाद, तो यूरोप देशों के बीच जो है टकराव केवल उपनिवेश तक सीमित नहीं था, बल्कि खुद यूरोप के आंतरिक मुद्दों को लेकर भी गहरी तनातनी थी। यूरोप के 25 राज्यों में से केवल 5 सबसे शक्तिशाली थे। यूरोप में टोटल जो है 25 देश थे, 25, ये भी कलर सही नहीं है, 25 देश थे और 5 ही सबसे शक्तिशाली थे, ठीक है। कौन कौन शक्तिशाली थे? तो ये आपका जर्मनी तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी तो जर्मनी के अंदर जो है खुदबुदी मचेगा लड़ाई करने का। ब्रिटेन तो रहेगा ही, ब्रिटेन भी सबसे शक्तिशाली था, जर्मनी था, रूस था, ये 3 देश हो गया, और आपका ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य था, और फ्रांस तो रहेगा ही, ठीक है। तो ब्रिटेन की सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्था, ब्रिटेन इन सब में सबसे अमीर था, शक्तिशाली था। वहाँ संसदीय व्यवस्था थी, आपको तो पता ही होगा, मैग्ना कार्टा किस प्रकार से बैरोन ने जो है संसदीय प्रणाली जो है शुरू की, राजाओं के अधिकारों को सीमित किया। फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हुआ था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी उसको कहते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रिटेन की सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो ब्रिटेन इन सब में जो है अमीर था,
और वहाँ संसदीय व्यवस्था और राजशाही दोनों थे। लेकिन 19वीं सदी के सुधार अधिनियमों में मतलब उसके बावजूद भी जो है हाउस ऑफ कॉमन जो था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, दो तरह के हाउस हैं ब्रिटेन में। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं था। उस समय सभी पुरुषों को भी वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं की तो बात ही मत कीजिए, महिलाओं को तो वोट देने का कोई अधिकार था ही नहीं। तो आयरलैंड में आयरिश होम रूल आंदोलन, हमारे यहाँ भी होम रूल आंदोलन चला था, को बताइएगा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एक लेडी आई थी, उनका वो भी आयरलैंड से ही थी, जरा उनका भी नाम बताइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो आयरिश होम रूल आंदोलन ब्रिटेन की सबसे बड़ी आंतरिक समस्याओं में से एक थी। आयरिश लोगों द्वारा होम रूल यानी स्वशासन की मांग। आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए, मतलब यहाँ ब्रिटिश का प्रभाव था, तो शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था। हालांकि उत्तरी आयरलैंड के कुछ लोगों ने, जो ज़्यादातर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के थे, वो लोग इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसी के देश के थे, ये रंगासियार थे। अब देखिए हम 23rd पेज को पढ़ेंगे। 23rd पेज में जो है क्या चीज़ें दी गई है उसको देखेंगे। तो जर्मनी का जो है उदय हुआ और फ्रांस की बदले की भावना। तो फ्रांस का कुछ क्षेत्र जो है जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो अलास्का लोरेन जो एक क्षेत्र था, 1870 और 71 के युद्ध में जो है क्या किया गया था, तो फ्रांस का कब्जा कर लिया गया था जर्मनी, और फ्रांस का अब यहाँ बदले की भावना जो है वो शुरू हो जाती है। तो जर्मनी अपनी आर्थिक क्षमताओं और सैन्य ताकत दोनों के मामले में जो है यूरोप की सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा था। वहाँ भी संसदीय सरकार थी, लेकिन जर्मन सम्राट की स्थिति ब्रिटिश राजा से कहीं अधिक मजबूत थी। तो वहाँ राजा को ज़्यादा शक्ति था, ठीक है, जर्मनी में। हिटलर यहीं का था ना, हिटलर के नाम से, मतलब पहले के विश्व युद्ध में तो हिटलर जो था एक सैनिक था। हारने की वजह से इसके अंदर प्रतिशोध की भावना जगी, और फिर दूसरे में तो इसने बेड़ा गर्क ही कर दिया। तो जर्मनी के साम्राज्य में पोलैंड का एक हिस्सा और फ्रांस से 1870 और 71 के युद्ध में छीना गया अल्सास लोरेन का क्षेत्र भी शामिल था। अब फ्रांस की बदले की नीति भी थी। यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक देश होने के नाते जो है फ्रांस 1871 से एक गणराज्य यानी रिपब्लिक था। फ्रांस की विदेश नीति एक ही मुख्य लक्ष्य था। जर्मनी के हाथों अपनी अपमानजनक हार का बदला, रिवेंज जो है लेना चाह रहा था। अल्सास लोरेन को वापस उसको चाहिए था। ऑस्ट्रियो हंगरियन या हैब्सबर्ग साम्राज्य, एम्पायर और आंतरिक अशांति। तो दोहरी राजशाही मध्य यूरोप की सबसे बड़ी ताकत हैब्सबर्ग साम्राज्य या ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य था, जहां राजा फ्रांसिस जोसेफ एक ऑस्ट्रेलिया के सम्राट और हंगरी के राजा थे। तो एक साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पर राज करते थे। और राष्ट्रवाद का भी विस्फोट अब शुरू होता है, एक्सप्लोजन ऑफ नेशनलिज्म। तो राजनीतिक रूप से यह यूरोप का सबसे अशांत और संकटग्रस्त राज्य था, यह ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर। तो राजनीतिक रूप से काफ़ी यह घटना संकटग्रस्त था। इस साम्राज्य के भीतर बोहेमिया और मोराविया के चेक, स्लोवाक और पोल्स, रोमानियन, सर्ब, क्रोएट्स और इटालियन जैसी कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे, राष्ट्र के लोग रहते थे। और इन सभी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की नई लहर उठ रही थी, जिससे गहरा असंतोष और विभाजन पैदा हो रहा था। रूस और सर्बिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य के भीतर रहने वाले स्लाव लोगों के राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस और सर्बिया हवा दे रहे थे, ठीक है। रूस और सर्बिया का हस्तक्षेप यही था, हवा दे रहे थे। ये नहीं कि हस्तक्षेप करके बोले कि भाई स्लाव छोड़ दो, मत करो, ऐसा नहीं, ये और हवा दे रहे थे, जिससे इन देशों और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच दुश्मनी बहुत बढ़ती गई। रूसी साम्राज्य की राजनीतिक कमजोरी।
तो विशाल लेकिन पिछड़ा साम्राज्य। तो रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था जिसका साम्राज्य बाल्टिक राज्यों से यानी फिनलैंड, पोलैंड के कुछ हिस्सों से लेकर उत्तरी और मध्य एशिया तक फैला था। जार का निरंकुश शासन, आपको जार पता ही होगा। ठीक है, तो आर्थिक रूप से यह एक पिछड़ा कृषि प्रधान देश था और राजनीतिक व्यवस्था बेहद पुरानी थी, जहां जार का निरंकुश शासन था। 1905 तक यहां कोई भी सांसद नहीं बना। 1905 में जो है ड्यूमा बनता है, इसका एक पार्लियामेंट था, लेकिन इसको भी सीमित शक्ति ही दी गई। ठीक है, रूसी साम्राज्य में गैर रूसी नागरिकों के बीच दमनकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर गहरा असंतोष जो है वह व्याप्त था। इटली और ओटोमन साम्राज्य पर संकट। तो इटली का भी दिखावा चल रहा था। इटली खुद को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था और उसके पास बड़े औपनिवेशिक इरादे तो थे, लेकिन अपने उत्तरी हिस्सों को छोड़कर वह आर्थिक और औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। ओटोमन साम्राज्य जो था, ओटोमन एम्पायर में भी इधर डिसमेंबरमेंट की संभावनाएं जो है जुड़ी हुई थी। तो यूरोप के कई बड़े तनाव ओटोमन साम्राज्य के विघटन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ओटोमन साम्राज्य का पतन और बाल्कन क्राइसिस ये भी देखेंगे। साम्राज्य का अंत 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरा बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला जो था ओटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा था। ठीक है, क्या था? तो ओटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा था। ये बार बार स्क्रीन को हिलाना डुलाना पड़ता है ताकि ये ऑफ ना हो जाए। इस दौरान रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच कई युद्ध हुए। ठीक है, रूस और बाल्कन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो रूस बाल्कन क्षेत्रों में अपना प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी जैसी अन्य यूरोपीय ताकतों ने उसे रोक लिया। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत तक बाल्कन में ओटोमन शासन लगभग खत्म हो गया और सर्बिया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया स्वतंत्र हो गए। सर्बिया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया जो है वो स्वतंत्र हो गए। कैस्पियन देखिए यहाँ है। तो ग्रेटर सर्बिया की महत्वाकांक्षा और ऑस्ट्रेलिया से टकराव। ठीक है, तो स्लाव राष्ट्रवाद। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी यूरोप में राष्ट्रीयताओं की समस्याएं नहीं सुलझी। मतलब ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, बाल्कन स्टेट जो है इसकी क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रीयताओं की जो समस्याएं थी वो सुलझ नहीं पाई। सर्बिया खुद को स्लाव लोगों का नेता मानता था। सर्बिया जो निकल गया उससे, फिर भी अभी भी वो नेता, मतलब उससे आज़ाद होने के बाद खुद को स्लाव का नेता मानता था, जिनमें से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य के भीतर रहते थे। ठीक है, स्लाव लोग जो थे यहाँ रहते थे।
साजिशों और संघर्ष, असंतोष। तो सर्बिया रूस के समर्थन से एक ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहता था। इसमें वह ऑटोमन प्रांत बोस्निया हर्जेगोविना जो ऑस्ट्रिया हंगरी के नियंत्रण में था और ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिण स्लाव क्षेत्र क्रोएटस, स्लोवेक्स और सर्ब्स वाले इलाके को मिलाना चाहता था। इसके लिए सर्बिया ने इन क्षेत्रों में असंतोष फैलाया और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ गुप्त साजिशें रची। यही क्षेत्र आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य तत्कालीन कारण बना। ठीक है, 1908 से 13 तक की बारे में बोस्निया संकट और बाल्कन युद्ध। तो बोस्निया का विलय 1908 से लेकर के ऑस्ट्रिया हंगरी के ने मतलब बोस्निया का विलय जो है 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने औपचारिक रूप से बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया, एनेक्स कर लिया। सर्बिया चाहता था कि रूस इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया हंगरी से युद्ध लड़े। सर्बिया क्या चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी से रूस जो है युद्ध लड़े, लेकिन जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का खुलकर साथ देने की धमकी दी, जिससे रूस पीछे हट गया। तो सर्बिया कुछ और चाह रहा था, लेकिन ये जो है जर्मनी जो है धमकी दे दिया, रूस पीछे हट गया। बाल्कन युद्ध जो है 1912-13 में कुछ बाल्कन देशों ने रूस के समर्थन से एकजुट होकर ऑटोमन साम्राज्य से मैसिडोनिया को जीत लिया, लेकिन ऑटोमन की हार के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, जबकि सर्बिया उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जिससे सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच टकराव चरम पर पहुंच गई। तो आज में भी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए 25 पेज पढ़ ही देते हैं, मतलब पेज नंबर 25 तक जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो अस्थिर जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन जो था अनस्टेबल हो गया। इस पूरे दौर में यूरोपीय देशों के बीच गुप्त संधियां और समझौते हुए जो लगातार बदलते रहते थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं था, अभी भी नहीं होता है। नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन द फॉरेन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। कोई भी देश दूसरे के समर्थन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था, जिससे पूरे यूरोप को गुटबाजी और अविश्वास के माहौल में ढकेल दिया। कूटनीतिक अवसरवाद और अविश्वास। ठीक है, तो अब जो है विश्वास भी नहीं रहा अपने आपस के लोगों में, मतलब यूरोप के देशों में, यूरोपियन देशों में एक दूसरे पर विश्वास तो खैर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग अलायंस बनाएंगे, ट्रिपल अलायंस, तौंत, ये सारी चीज़ें जो है बनाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी में भ्रम। युद्ध की शुरुआत तक यूरोपीय देशों से में इस बात को लेकर भारी भ्रम था कि कौन किसका असली दोस्त या दुश्मन है। रूस और ऑस्ट्रिया का गुप्त समझौता। उदाहरण के लिए बोस्निया संकट पर जब रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की धमकी दी थी, तो उससे पहले ही दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका था, जिसके तहत रूस इस शर्त पर बोस्निया के विलय में हस्ताक्षेप न करने पर राजी हुआ था कि ऑस्ट्रिया बदले में भूमध्य सागर की ओर जाने वाली जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, उस पर रूस का नियंत्रण की महत्वाकांक्षा का कौन समर्थन करेगा? तो ऑस्ट्रियो हंगरियन। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरियन। तो दो विरोधी गुटों का जो है अब इमरजेंस होता है, तो दो पार्टी का जो है इमरजेंस होगा। तो तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद जो है 20वीं सदी के पहले दशक तक यूरोप स्पष्ट रूप से दो प्रतिद्वंदी खेमों में बंट चुका था। ट्रिपल अलायंस हुआ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली को मिलाकर बना था। इटली बाद में जो है बाहर निकल जाता है 1890 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पक्के दोस्त बने रहे, लेकिन 1890 तक आते आते जो है गठबंधन से के प्रति इटली की वफादारी जो है संदिग्ध और कमज़ोर हो चुकी थी। ट्रिपल एतांत जो था का कार्मिक विकास जो है रूस फ्रांस समझौता 1894। ट्रिपल अलायंस विशेषकर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने के लिए रूस फ्रांस ने एक गुप्त समझौता पर हस्ताक्षर किया, एतांत कॉर्डियल 1904। ठीक है,
वेशों को लेकर लंबे समय से दुश्मन रहे ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के कगार पर पहुंचने के बाद अपने आपसी समझ का यह दोस्ताना समझौता किया। पहले कितने राइवल थे, लेकिन जब समय आया तो ये दोनों मिल गए, दुश्मन बने रहे। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के कगार पर पहुंचने के बाद आपसी समझ का यह दोस्ताना समझौता किया। इसके गुप्त क्लॉज के तहत जो है फ्रांस ने मिस्र पर यानी इजिप्ट पर अपना दावा छोड़ा और बदले में उसे मोरक्को में मनमर्जी करने की आज़ादी मिली। किसको? फ्रांस को। ब्रिटेन रूस समझौता जो है 1907 में सदियों पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़ते ब्रिटेन और रूस ने ईरान के विभाजन को लेकर एक समझौता किया। अंतिम रूप से इन समझौते के मिलने से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का ट्रिपल एंटेंट वजूद में आया। यह एक औपचारिक सैन्य संधि के बजाय एक व्यापक कूटनीतिक समझ थी। क्विड प्रो क्यो यही सब चल रहा था इनका। युद्ध को वैश्विक बनाने में गुटबाजी की भूमिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, टोटल 61 पेजेज है, हमने 25 पेज जो है डिस्कस कर लिया है आज, और मे भी कि कल जो है 35-40 पेज जो है 35 पेज जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर का पार्ट 1। जो लोग यहाँ तक आए देखे उनके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच गए। ठीक है, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप लोग पढ़िए लिखिए, और जो लोग देख रहे हैं वो लगातार सेशन को देखिए। अभी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे जो है हम सारा बुक जो है कवर करवाएंगे। चाहे आपका एंशिएंट और अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री उपेंद्र सिंह मैम की ही क्यों ना हो, उसको भी हम लोग कंप्लीट कराने का कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बार बार कहेंगे दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, तभी हम लोग बेहतर कंटेंट जो है सारे बुक को आपके समक्ष जो है ला पाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। एक बार फिर से शब्बा खैर।